क्या आपको लगता है कि आर्य समाज सिर्फ धर्म सुधारने में उसका योगदान है, या फिर सोशल पॉलिटिकल नजरिए से अगर हम देखें तो उसमें भी आर्य समाज ने काफी बड़ी भूमिका निभाई है? आर्य समाज का कार्य किसी एक छोटे से क्षेत्र तक सीमित तो नहीं था। हर क्षेत्र में जहां भी कमी देखी, जहां भी समस्या देखी, उस क्षेत्र को टच किया पूरी तौर पर। कॉलोनियल वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया कहाँ था और उस पे आर्य समाज का क्या रोल था? पोजीशन ये थी कि सारी समृद्धि जा चुकी थी। हिस्ट्री तो लिखी गई, सिर्फ राजाओं के बारे में, वॉरियर के बारे में लिखी गई। इकोनॉमिक हिस्ट्री क्यों नहीं लिखी गई? तो ये जो जाति व्यवस्था है या फिर महिलाओं की पढ़ाई को लेकर के बातचीत है, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली है, ये सब राष्ट्रवाद से कैसे जुड़े? ऋषिदान ने इस बात को बारीकी से समझा कि अगर हमारा देश अनपढ़ रहेगा तो ये कभी भी समझ नहीं पाएगा कि ये गुलाम हो चुका है। क्या कल्चरल नेशनलिज्म, पॉलिटिकल नेशनलिज्म सब डिफरेंट है, या आपके लिए वो सब एक में ही आता है? राष्ट्रवाद जो है सब कुछ संपोषित करता तो अगर हम शुद्धि आंदोलन देखते हैं तो ये सिर्फ एक धार्मिक मूवमेंट बन के रह जाता है, या फिर ये भी सोशल पॉलिटिकल तरीके से अपना योगदान देता है? जो लोग अपने धर्म को छोड़ करके जा चुके थे और वापसी आने का रास्ता नहीं दिखता था, वो पूरी तरह से आकर के उन्होंने जो मजबूती दी वैदिक धर्म को, वो मजबूती देश को आजाद कराने के लिए पूरी तरह से हमारे के लिए एक बहुत बड़ा संबल बन सकी। भारत आने वाले समय में किन कल्चरल, सांस्कृतिक और जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस को फेस करेगा? बिना मूल्यों के जीवन जीना, ये जो आप देखते हैं, बाकी सारे जो है वो इन्हीं लूप होल्स का फायदा उठाते हैं। आर्य समाज से यंगस्टर्स, यूथ, आज का युवा कुछ सीख सकता है तो वो क्या होगा? तर्क, विज्ञान, जो भी चीज विज्ञान पर खरी उतरती है वो सही है। वेदों की ओर लौटो। ये कोई पूजा पाठ वाली सलाह नहीं थी, ये एक जोरदार कॉल थी अपने पहचान की तरफ वापस लौटने की। ये सलाह थी अपनी संस्कृति की तरफ, अपने भारत की तरफ लौटने की। आर्य समाज को अक्सर एक रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की तरह देखा जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसका डीएनए 100% नेशनलिस्ट है। और ये ब्रिटिश एम्पायर के वक्त बना ये मूवमेंट एक सिविलाइजेशनल रेसिस्टेंस, जो एक ऐसा प्रतिकार जो लड़ा गया शुद्धि, शिक्षा और स्वाभिमान से। अब आज जब भारत दुनिया के मंच पर खड़ा है, यूएन है, G20 है, स्पेस टेक हर जगह पर अपना झंडा लहरा रहा है, तो सवाल ये उठता है कि क्या आर्य समाज ही वो बुनियाद रख रहा था इस पहचान की? आज हम इसी फैसिनेटिंग टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे। इस वक्त हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं। एक है हमारे साथ रवि सिंह जी, ऑथर हैं सर, और इसके अलावा जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। ये हमें कॉलोनियल और मॉडर्न भारत की ग्लोबल पोजीशनिंग को समझाएंगे। हमारे साथ विनय जी हैं, जो कि आर्य समाज के स्कॉलर हैं, और हमें बताएंगे कि कैसे एक वेद आधारित आंदोलन ने पूरे राष्ट्र की चेतना को झकझोर दिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पे। हम शुरुआत करते हैं बैक टू वेदास से, जो दयानंद सरस्वती जी का सेइंग है, जिन्होंने कहा कि बैक टू वेदास। आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि उन्हें बैक टू वेदास कहना पड़ा? वो किस चीज़ का आह्वान कर रहे थे, और इस बैक टू वेदास इस टर्म ने क्या टर्निंग पॉइंट लेके आया? भावना जी, आपने आज जो ये चर्चा शुरू की है बैक टू दी वेदास पर, कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बैक टू दी वेदास का नारा किन कारणों से दिया और वो क्या सोचते थे कि इससे क्या अचीव कर सकेंगे हम लोग। थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाएं तो हम आज भी ये कहते हैं भारत का भी विश्व गुरु था, हम विश्व गुरु दोबारा से बनाएंगे। तो कारण हमें यही समझने पड़ेंगे कि भारत आखिर विश्व गुरु था क्यों, और विश्व गुरु का अर्थ क्या है। विश्व गुरु का अर्थ दो रूप में आप ले सकते हैं। पहला तो ये कि सारी दुनिया में जो भी ज्ञान विज्ञान फैला था वो सीखने के लिए लोग भारत में ही आते थे, इसलिए उसको विश्व गुरु कहा गया। और दूसरा विश्व गुरु, विश्व का शब्द ना समग्र भी है। समग्र का मतलब हर चीज, जिसमें सब चीज समाहित हो, यानी कि सारा ज्ञान, यानी कि सारे ज्ञान को सीखने का अगर कोई दुनिया में स्रोत था तो वो भारत था। अब इससे अगला स्टेप कि भारत अगर वो स्रोत था तो उसका आधार क्या था, मतलब भारत में वो स्रोत कहाँ से पैदा आया, कहाँ से आया। तो ऋषिदान की स्पष्ट मान्यता थी कि ईश्वरीय ज्ञान, वेद ही भारत की ज्ञान परंपरा का मूल स्रोत था। और जब तक भारत में वेद के आधार पर सारा शासन, प्रशासन, परंपराएं, सामाजिक संरचनाएं सभी चलती रहीं, तब तक भारत विश्वगुरु रहा, संपन्न रहा, सारी दुनिया पे अपना शासन करता रहा, सारी दुनिया का सिरमौर रहा। जैसे जैसे वेद की मान्यताएं समाप्त होती गई या वेद की मान्यताओं के विपरीत कार्य होने लग गए, या जैसे वेद के ज्ञान को गलत ढंग से प्रस्तुतिकरण अपने स्वार्थ के कारण से शुरू हो गया, वैसे हम लोगों और भारत का डिक्लाइन होना शुरू हो गया, पतन का कारण बन गया। और जिस समय ऋषि ध्यान इस देश में सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए उतरे, उस समय जो परिस्थिति थी, हम किसी और के गुलाम थे,
ज्ञान विज्ञान के नाम पर शून्य थे, पाठशालाओं के नाम पर, गुरुकुलों के नाम पर यहाँ केवल कर्मकांड की मंत्र पाठ करने की कुछ पाठशालाएं बची थी, वो भी कुछ छोटे से वर्ग के लिए। हमें मालूम ही नहीं था कि हम पर कोई और शासन कर रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हमें यही मालूम नहीं है कि हम, अगर मालूम हो तो आदमी उसके लिए प्रतिकार करेगा ना, अभी यही मालूम नहीं है, ठीक है चल रहा है। तो उस समय ज्ञान शून्य होना, शासन शून्य होना और चेतनता शून्य होना, मुझे लगता है कि ये सब चीजें ऋषि दयानंद ने बहुत बारीकी से महसूस की थी और उसके कारण को समझ लिया था कि वेदों का ना अपनाना या वर्तमान में वेदों के आधार पर ना चलना ही सबसे बड़ा कारण है भारत की इस वर्तमान अवस्था का, व्यवस्था का। तब उन्होंने ये सोच करके कि यदि हम दोबारा से उसी वैभव को, उसी काल को पाना चाहते हैं तो हमें वेदों की ओर लौटना ही होगा, यानी वेद को फॉलो करना होगा। तो बैक टू दी वेदास का नारा बड़ा स्पष्ट था, भारत को पुनः उसी वैभवशाली काल में लेकर के जाना, उसी गौरवशाली परंपरा का एक वाहक बनाना जिसको सारी दुनिया अपना गुरु माने। उनका बैक टू दी वेदास ले जाने का बड़ा स्पष्ट था कि हम भारत को फिर से उसी परंपरा का दुनिया में सिरमौर बना सकें। रवि जी, इसमें आपका क्या कहना है? बैक टू वेदास जो मूवमेंट हम देख रहे हैं, तो इसके पहले एक समाज ऑलरेडी भारत में फॉर्म हुआ, ब्रह्म समाज। ठीक है, अब ब्रह्म समाज भले आज भी आप देखेंगे राजा राम मोहन रॉय को बहुत एक बृहद समाज सुधारक के रूप में पढ़ाया जाता है, लेकिन एक बात आप मान के चलिए कि अगर किसी को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है तो उसका कुछ हिडन जो बोलते हैं एजेंडा के रूप में भी आप समझ सकते हैं। थोड़ी हिस्ट्री में यदि हम जाएंगे तो राजा राम मोहन रॉय कौन थे? मुंशी थे, एम्प्लॉय थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। 31 साल की उम्र में उनकी जॉब लगी थी। ठीक है, वो इन्फ्लुएंस्ड भी थे, जो विश्व की साहित्य है क्रिश्चियनिटी से भी इन्फ्लुएंस थे। और हम क्या करते हैं कि जो राजा राम मोहन रॉय के बारे में जो लोग पढ़ते हैं उससे हम उनकी अवधारणा बना लेते हैं, वो उन्होंने क्या कहा उसे नहीं पढ़ते। तो उनके जो लेटर्स थे वो वहाँ पर लिखते हैं कि भारत में वेद को नहीं पढ़ा जाना चाहिए, संस्कृत को उतना, आप समझ लीजिए कि जो भी गुरुकुल थे भी संस्कृत आधारित। ईस्ट इंडिया कंपनी आप कह सकते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ समय बाद आई, पहले तो एक ट्रेडिंग कंपनी आई। ठीक है, तो ट्रेडिंग कंपनी जब आई तो उनको ये पत्र लिखते हैं कि यहाँ के लोग पिछड़े हैं, बैकवर्ड हैं, वेद पढ़ रहे हैं, संस्कृत आधारित शिक्षा ले रहे हैं, तो इसे जो है बंद किया जाए। ठीक है, और उधर जो मिशनरी हैं वेस्ट में वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को, हमें भारत आने दीजिए। शुरुआती दौर में जब भी वो आने का प्रयास करते थे अलग अलग भेष बदल के, ईस्ट इंडिया कंपनी कहती थी कि हम यहाँ व्यापार करने आए हैं, तुम लोगों की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। तो फिर उन्हें क्या लगा कि अब जो एक गोरों का एक लाइन था, वाइट मैन्स बर्डन, कि हम लोगों को सभ्य बनाने आए हैं, क्योंकि ये लोग पिछड़े लोग हैं, ये लोग बैकवर्ड लोग हैं, जो दे बर्न देयर वुमेन, वो अपने औरतों को जलाते हैं, ऐसे लोग हैं। तो मिशनरीज ने क्या किया कि पूरा एट्रोसिटी लिटरेचर पहले जमा किया, पूरे भारत से जो भी डॉक्यूमेंटेशन है कि छिटपुट जो भी घटना है उसको कहा कि ये प्रथा का अंग है। और धीरे 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 वहाँ पर राजा राम मोहन रॉय जो हैं वो फेस बनते हैं और ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। आज भी अगर देखेंगे आप कि ब्रह्म समाज की अवधारणा क्या है, उनके नियम क्या है, उनके सिद्धांत क्या है, तो आपको कहीं से भी वो सनातन का उसमें अंश मात्र भी नहीं लगेगा। बस एकेश्वरवाद जो एक है वो आपको दिखता है, मोनोथेइज्म दिखता है कि हमें बहुदेववाद को छोड़ना है, हमारे यहाँ कुप्रथाएं हैं। तो ऐसा मूवमेंट, इसके कोई भी आप देखेंगे कोई भी अनुयायी आज नहीं है। तो सती प्रथा थी या नहीं थी? इस पे हम आएंगे, सती प्रथा और जौहर एक अलग विषय है, लेकिन किसी चीज को तिल का ताड़ बनाना, यदि अभी भी 40 केसेस रजिस्टर हुए हैं आजादी के बाद, कितने 70 साल में मान लीजिए, तो 100 करोड़ अभी जनसंख्या है, कम से कम भी जनसंख्या रही तो 10 करोड़ रही, प्रति वर्ष 10 करोड़ में अगर एक केस रजिस्टर हो रहा है तो उसको ट्रेडिशन आप नहीं कहते हैं, उसको कुरीति कहते हैं कि ये कुरीति है, इसको आप पनिशमेंट करेंगे, इसको आप सजा दें, इसको ये नहीं कहेंगे कि समाज को अब हमें पूरा सुधारना है। तो यहाँ पर ब्रह्म समाज एक वैक्यूम क्रिएट करता है और ज़्यादा गुमराह ही करता है, क्योंकि बंगाल हमारा पूरा सेंटर है, तो बहुत पहले ब्रह्म समाज आया। तो ये जो खालीपन है, ये जो चेतना का और अभाव है, ये जो कन्फ्यूज़न है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ये हमारे तरफ का व्यक्ति है या ब्रिटिश के द्वारा अपॉइंट किया पोषित गया व्यक्ति है, तो इससे क्या होता है, मूवमेंट डिरेल होते हैं। आज के समय में भी जो हम कहते हैं ना कि यूनियन लीडर है, तो अब कौन से यूनियन लीडर
लोगों के बारे में सोच रहे हैं और कौन से यूनियन लीडर किसके बारे में सोच रहे हैं, ये कन्फ्यूजन होता है। तो आर्य समाज की जब स्थापना हो रही है तो उसकी एक अपनी सिद्धांत है और वो उसकी जो अवधारणा है वो भारतीय मूल में है, ये कोई फॉरेन इन्फ्लुएंस्ड आइडियोलॉजी नहीं आ रही है। इसलिए आज भी आपको उसके अनुयायी दिखते हैं, ग्रंथ दिखते हैं, फॉलोअर दिखते हैं, लेकिन ब्रह्म समाज के नहीं दिखते। तो शुरुआती मूवमेंट ब्रिटिश द्वारा ही या मिशनरी द्वारा आप कहें एक पोषित एक समाज बनता है, जिससे वो कन्वर्जन, जो धर्म परिवर्तन है उसको आगे लाते हैं। और फिर वही आप देखते हैं कि आर्य समाज में स्वामी श्रद्धानंद आते हैं जो शुद्धि आंदोलन लाते हैं। तो जो भी कुरीतियां तो ऑलरेडी थी और ब्रह्म समाज ने जो और डिरेल किया था ये राष्ट्रवाद को या एकजुटता को, उसको वापस से आर्य समाज के आने के बाद वो सारी जो कमियां थी उसको वो दूर करते हैं और रियलिटी में एक बेहतर आइडियोलॉजी और एक बेहतर एकत्रीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक जो जोड़ने की अवधारणा है वो स्थापित करते हैं। तो ये तो आपने बता दिया कि जैसे जो कुरीतियाँ या कुप्रथाएं लगी थी या धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें थी उनके बारे में, क्या आपको लगता है कि आर्य समाज सिर्फ धर्म सुधारने के में उसका योगदान है या फिर सोशल पॉलिटिकल वैल्यू भी, सोशल पॉलिटिकल नज़रिए से अगर हम देखें तो उसमें भी आर्य समाज ने काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई है? अब देखिए, किसी को आप हटाना चाहते हैं तो उसके बदले क्या लाना चाहते हैं। यदि आप उसको स्थापित नहीं करते हैं तो एनार्की और केओस की ही परिस्थिति पैदा होती है पूरे विश्व में। आप कह दे रहे हैं ये तानाशाह है, ये डिक्टेटर है, ये शासन हमें नहीं चाहिए, सभी लग गए, पॉलिटिकल मूवमेंट आ गया, इस सरकार को हमें गिरा देना है, ब्रिटिशों को बाहर भेज देना है। लेकिन जब ये बाहर जाएंगे तो उसका स्थान कौन लेगा? यदि चेतना नहीं होगी समाज में, एकजुटता नहीं होगी समाज में, अपने मूल को वो नहीं पहचानेंगे, आइडेंटिटी को नहीं पहचानेंगे, तो फिर क्या होगा? वो कहते हैं बल्कनाइजेशन होगा। ये जो एक देश आपको दिख रहा है ये 10-15 से ज्यादा देशों में ये विभक्त हो जाता है। पैरेलली भारत ही एक ऐसा उदाहरण है कि सांस्कृतिक सामाजिक चेतना आप जगाते हैं, फिर साथ में राजनीतिक मूवमेंट करते हैं। यदि सांस्कृतिक और सामाजिक मूवमेंट नहीं होगा, सिर्फ पॉलिटिकल मूवमेंट होगा, तो एक वीक गवर्नमेंट बनेगी और सिर्फ सरकारें आएंगी और जाएंगी और सिर्फ अव्यवस्था फैलेगी। तो आपको पहले समाज को जोड़ना पड़ता है और उस पोषित समाज से ही वैसे नेता निकल के आते हैं जो जाकर के वो स्थान लेते हैं। तो इसलिए सिर्फ पॉलिटिकल मूवमेंट कारण नहीं है जो भारत आज है, उसमें सांस्कृतिक और सामाजिक जो मूवमेंट है उसका उतना ही योगदान है जितना राजनीतिक मूवमेंट का योगदान है। आपका इस पे क्या कहना है? क्या आर्य समाज करता है किसी तरीके से शेप सोशली और पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स को? देखिए, आर्य समाज का जो भाई साहब ने अभी बताया, आर्य समाज का कार्य किसी एक छोटे से क्षेत्र तक सीमित तो नहीं था। हर क्षेत्र में जहाँ भी कमी देखी, जहाँ भी समस्या देखी, उस क्षेत्र को टच किया पूरी तौर पर, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र था, चाहे वो धार्मिक पाखंडों का अंधविश्वास का क्षेत्र था, चाहे वो राजनीतिक चेतनता थी, शासन की चेतनता थी कि शासन हमारा होना चाहिए, ये क्यों हैं, कहाँ से आकर के हमारे ऊपर ये शासन कर रहे हैं। तो सामाजिक रूप में, प्रशासन के रूप में, राजनीतिक रूप में और धार्मिक क्षेत्र में आर्य समाज ने हर क्षेत्र में पर्याप्त कार्य किया। तो इसलिए किसी एक क्षेत्र से बांध करके आर्य समाज के कार्य को कभी भी देखा नहीं जा सकता। राजनीतिक क्षेत्र की चेतनता ऋषि दयानंद की सबसे बड़ी देनों में से एक है। पहली बार उनका ये बता देना कि कोई और हमारे पर शासन कर रहा है, ये सबसे बड़ी उनकी देन थी। उससे पहले कि जो हमारे राजा राम मोहन राय हुए हों, ईश्वरचंद्र विद्यासागर हुए हों, बहुत अच्छे अच्छे नेता हुए हैं, धार्मिक नेता हुए हैं, सामाजिक नेता हुए, उन्होंने बुराइयों को उठाया, कुरीतियों को उठाया, समाज के सामने चेतनता दी, जागृति दी, भी गलत हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो किसी कारण से, कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो राजनीतिक चेतनता नहीं ला पाए। वो ये बात नहीं जगा पाए कि ये देश हमारा है। वो ये तो कह सके हाँ ये गलत हो रहा है, ये भाई ये कुरीति है, ये सती प्रथा नहीं होनी चाहिए, ये तो कहा उन्होंने। लेकिन सती प्रथा नहीं होनी चाहिए का कारण उन्होंने इस पर नहीं कहा कि ये अंधविश्वास है, पाखंड है, ये किसी ग्रंथ के गलत अर्थों के कारण से शुरू हुई हैं। उन्होंने कहा कि नहीं होनी चाहिए, और अंग्रेजियत ने जो हमें नई चेतनता दी है, अंग्रेज सरकार ने आकर के हमें जो जगाया है, हमें उनकी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। यानी हम हिंदुस्तानियों की कुरीतियों का कारण हमारा अनपढ़ होना बताया, धार्मिक रूप से धार्मिक मान्यताओं को गलत बता दिया, जबकि धार्मिक मान्यताएं एक्चुअली वो थी ही नहीं।
वो धर्म के विपरीत मान्यताएं थी। तो फिलहाल हम फोकस करते हैं आर्य समाज पर। तो आर्य समाज ने राजनीतिक चेतनता, धार्मिक अंधविश्वासों का खुले तौर पर हर चीज में, हर फोकस में जाकर के, चाहे वो बेटियों की शादी से लेकर के हो, चाहे वो सती प्रथा को लेकर के हो, चाहे विधवा विवाह को लेकर के हो, समुद्र पार जाने को लेकर के हो कि समुद्र पार जाने से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इन सैकड़ों चीजों को लेकर के उन्होंने पूरी तरह से चेतनता जगाई। और तीसरी अगर हम कहें सामाजिक रूप से, तो सामाजिक रूप से जिस वर्ग को पूरी तरह से धकेल करके साइड में कर दिया गया था, चाहे वो महिला हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अन्य अन्य जातियों, पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। भाई क्यों पढ़ने का अधिकार नहीं? क्योंकि तुम्हारा जन्म इसमें नहीं हुआ, इस वर्ग में नहीं हुआ, इस वर्ण में नहीं हुआ, तो तुम पढ़ने का अधिकार नहीं है। संस्कृत पढ़ने का अधिकार तो बिल्कुल भी नहीं है। कुल मिलाकर के आर्य समाज ने हर 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 क्षेत्र में पूरी तरह से चेतनता लाई, और उसका परिणाम भी आने वाले समय में जो मिला, उसका कारण ही यह था कि ऋषिदान ने अपने ग्रंथों में, अपनी वार्तालापों में और अपने प्रवचनों में हर उस क्षेत्र पर चोट की थी जो देश के लिए हानिकारक था। तो मुझे लगता है उसका पूरा परिणाम भारत को पूरी तरह से आज मिला है। उसका परिणाम में आज अगर हम देखें तो भारत इस समय जो कुछ भी है उसके बहुत बड़े कारणों के पीछे जो बदलाव आया है, ऋषिदान की मान्यता और आर्य समाज के द्वारा किए गए कार्यों, उसके पीछे कारण रहे ही हैं। अभी आपने पढ़ाई की और वर्ण व्यवस्था की, इन सब की बात की, तो अगर बात करें तो ये जो जाति व्यवस्था है या फिर ये महिलाओं की पढ़ाई को लेकर के बातचीत है, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली है, ये सब राष्ट्रवाद से कैसे जुड़े, क्या लगता है? देखिए, बिना पढ़े व्यक्ति समझ ही नहीं पाएगा कि मेरे लिए सही और गलत क्या है। वो तो अपना जी रहा है, अगर उसको पढ़ाई नहीं की उसने और उसको जानता ही नहीं देश क्या होता है, सरकार क्या होती है, प्रशासन क्या होता है, मेरा देश क्या होता है, तो वो अपना जी रहा है, खेती कर रहा है, अन्न उगा रहा है, खा रहा है और पी रहा है और उसी में खुश है। उसको कोई मतलब नहीं इस बात से कि उनके ऊपर कौन है। अंग्रेज सरकार भी पढ़ाना नहीं चाहती थी एक्चुअली, तो वो चाहते थे अनपढ़ ही रहें। अनपढ़ रहेंगे तो हमारे खिलाफ कभी भी आवाज नहीं उठा पाएंगे। ऋषिदान ने इस बात को बारीकी से समझा कि अगर हमारा देश अनपढ़ रहेगा तो ये कभी भी समझ नहीं पाएगा कि ये गुलाम हो चुका है। इसलिए शिक्षा सबसे पहला हथियार है, और उन्होंने शिक्षा को हथियार बताते हुए गुरुकुलों को आरंभ करना, शिक्षण संस्थानों को आरंभ करने के लिए पूरी तरह से फोकस किया। उन्होंने स्वयं अपने जीवन में संस्कृत पाठशालाएं खोली, लेकिन संस्कृत पाठशालाएं पहले भी थी। अंतर क्या था ऋषिदान की पाठशालाओं को खोलने में? अंतर ये था, पहले की जो संस्कृत पाठशालाएं उज्जैन में, हरिद्वार में, इलाहाबाद में और जहां जहां भी ऐसे धार्मिक स्थान थे, काशी आदि में जो चल रही थी, उनमें किसी एक वर्ग में जन्म लिए बच्चों को ही दाखिला मिलता था। बस ये समझ लेना चाहिए। आज जिन 4 वर्णों की बात करते हैं, उनमें सबसे उच्च वर्ण के अंदर जो बच्चा पैदा हुआ हो, केवल उसी को ब्राह्मण कह लें आप, उसको ही केवल उन पाठशालाओं में दाखिला मिलता था। बाकी कहाँ जाएं, बाकी तुम जानो। लेकिन ऋषिदान ने जब पाठशालाएं खोली, उनका कहना यह था, वेद में हर मनुष्य को पढ़ने का अधिकार है, वो किसी भी वर्ण में पैदा हुआ हो, लेकिन पैदा होते समय तो शब्द शूद्र ही हैं, पढ़ने के बाद ही वो वर्ण प्राप्त कर सकेगा। तो इसलिए उसको पढ़ने का अधिकार तो देना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए उन्होंने जो संस्कृत पाठशालाएं खोली, और बाद में उन्होंने अपने ग्रंथों में जो शिक्षा के बारे में लिखा, उसमें स्पष्ट लिखा कि हर व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार है और राजा की जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति को पढ़ाए। यहां से एक नई चेतनता शुरू हुई। जब व्यक्ति बिल्कुल अनपढ़ था, खेत में काम करता था, जीवन भर उनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां, मालूम ही नहीं था कि उनको कहां पर है, उनके अंदर जो चेतनता पैदा हुई, मुझे लगता है वो बहुत बड़ा कारण बनी। यानी शिक्षा एक बहुत बड़ा कारण बना राजनीतिक चेतनता का। जब डीएवी स्कूल खुले, गुरुकुल खुले, उनके अंदर बच्चों के पढ़ाई शुरू हुई, उनको वहां जाकर के पता लगा हमारा देश तो ये था। उनको वहां जाकर के पता लगा कि हमारे ऊपर तो अंग्रेज लोग आकर के शासन कर रहे हैं। उनको उस समय पता लगा कि जो मुगल शासन करके गए वो भी बाहर के थे। तब जाकर के उनको लगा, नहीं, ये देश तो हमारा है। जो ऋषिदान ने चेतनता जगा दी थी, ये देश तुम्हारा है, स्वदेशी, ये जो शब्द है स्वदेशी होना चाहिए, स्वदेशी होना चाहिए। तो ये शिक्षा का ही पूरा तरह से परिणाम था। बिना शिक्षा के, शिक्षा तो अंग्रेज सरकार ने भी देनी शुरू की थी, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने शिक्षा 2 कारणों से शुरू की। पहला, उनको इतने बड़े देश के संचालन करने के लिए हजारों लोग चाहिए थे नौकरी देने के लिए, जिनको इंग्लैंड से लाया नहीं जा सकता था। उन्होंने एक ऐसा वर्ग पैदा करने के लिए, ताकि वो अंग्रेज सरकार के नौकर बन सकें, जितने जो रेल चलाई जाएंगी और देश का विकास किया जाएगा। क्योंकि अंग्रेज सरकार जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी थी तब भी, और बाद में जब अंग्रेज सरकार डायरेक्ट क्राउन की सरकार हो गई, तब उनके मन में एक स्पष्ट मान्यता थी कि अब ये देश हमारा है और हमेशा हमारा ही रहेगा।
अब जब हमेशा हमारा रहेगा तो हमें इसको पूरी तरह से सेट करना है, तो सेट करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए रेल भी बिछानी है, समुद्री जहाज भी, पोर्ट्स भी बनाने हैं, सरकारों के स्ट्रक्चर भी खड़े करने हैं, कोर्ट्स भी खड़ी करनी है, तो निश्चित रूप से लाखों लोगों को इंग्लैंड से लाया नहीं जा सकता, तो उन्होंने स्कूल खोले। लेकिन उन स्कूल में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे थे, उनको पढ़ाई का जो स्ट्रक्चर और ताना बाना बुना गया था वो यही था कि तुम अनपढ़ थे, तुम जाहिल थे, अंग्रेज आकर तुम्हें थोड़ा-सा पढ़ा-लिखा बनाया, अगर अंग्रेज ना आते तो तुम ऐसे ही रह जाते। और उस कारण से जो बच्चा बचपन से वही पढ़ते हुए बड़ा हुआ था, वो पूरी तरह से अंग्रेज भक्त था, और देश के अंदर जो भी कुछ हो रहा था, उसके लिए अंग्रेज सरकार का ही आभार करता था। तो उससे कैसे अपेक्षा की जा सकती थी कि वो अंग्रेजी सरकार का विरोध करके उसको यहाँ से निकालने का काम करेगा। देखा जाए तो अंग्रेजों ने अपने शिक्षण संस्थानों को अपना भक्त बनाने की एक पीढ़ी के रूप में डेवलप करना शुरू किया था। क्या वो एक तरीके से ट्रेन कर रहे थे बच्चों को कि हमारी ही तरफ आए, ये होंगे इंडियन, लेकिन इनकी जो मानसिकता है, मानसिकता पूरी तरह से उसमें भी बड़ी बात क्या थी, उसमें पढ़ने वाले लोगों के 2 वर्ग थे। पहला वर्ग था वो जो अभिजात्य वर्ग था, यानी कि देश के राजे, महाराजे, संपन्न अभिजात्य वर्ग, जमींदार, ये वर्ग था। उनके लिए स्विस कॉटन स्कूल मसूरी में, शिमला में, कलकत्ता में, बॉम्बे में जो खोले गए, वो उन्हीं के लेवल के लोग थे, उन्हीं के बच्चे उनमें पढ़ सकते थे। सामान्य बच्चा तो वहाँ जाने की कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। और कुछ बहुत छोटे स्तर के, 5वीं तक के, 6ठी स्तर के, ताकि वे छोटी-मोटी पढ़ाई कर लें, क्लर्क है, पियोन है, इस तरह के लोग उनको मिलते चले जाएँ। मध्य वर्ग के लिए तो कोई व्यवस्था थी ही नहीं अंग्रेजों के ज़माने में भी। और यही मध्य वर्ग था जो ऋषि दान ने जिसको सबसे ज़्यादा फोकस किया। डीएवी स्कूल, डीएवी कॉलेज जब खुले, उसमें हर वर्ग का बच्चा एक स्थान पर बैठ करके, जबकि अभी ऊंच-नीच चल रही है, लेकिन गुरुकुल में और डीएवी कॉलेज में ब्राह्मण वर्ण का भी, क्षत्रिय का भी एक साथ बैठ रहा है, एक जैसी पढ़ाई कर रहा है, स्वदेशी उसको सोच मिल रही है। तब जो एक वर्ग डेवलप हुआ, लगातार 20, 25, 30 सालों के लगातार पढ़ाई के बाद में 2 पीढ़ियां जब पढ़ने के लिए आईं और वो वर्ग डेवलप हुआ, उसका परिणाम देश की राजनीति में जो सफलता मिली आने वाले समय में, ये उसका उस शिक्षा का परिणाम था। इसलिए ऋषिदान ने शिक्षा को सामाजिक जागरूकता का सबसे बड़ा कारण समझते हुए उसके ऊपर फोकस किया पूरी तौर पर। रवि जी आपकी इस पे कोई टिप्पणी रहेगी? बिल्कुल, आप डीएवी स्कूल को यदि मैं देखूं तो जो भी क्रांतिकारी हैं, चाहे वो लाला लाजपत राय हो, भगत सिंह हो, लाला हरदयाल हो, तो ये सभी के माता पिता को भी अगर आप देखेंगे तो इन्होंने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की, तो यदि डीएवी से नहीं की तो डीएवी से वो प्रभावित रहे, उनके शिक्षाओं को उन्होंने ग्रहण किया और अपने बच्चों को उसी स्वरूप में बड़ा किया। और सर ने एक बहुत अच्छी बात की कि आर्य समाज ने सबसे पहली ऐसी अवधारणा दी कि हमारे ऊपर शासन हो रहा है और सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी दी। देखिए, कोई किसान अगर खेती कर रहा है तो उसको और हम कहते थे कि पहले गांव में ही वो संपन्न होते थे, गांव के बाहर नहीं जाते थे, तो उसके खेत में वो खेती कर रहा है और उसकी ज़रूरतें 50 किलोमीटर के बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, तो उसे पता नहीं है कि दिल्ली में क्या हो रहा है, उसके ऊपर कौन शासन कर रहा है। लेकिन और उस समय की जो संस्थाएं थी वो इक्वेट जरूर करती थी कि सभी धर्म समान है, सभी रिलीजन समान है। तो यदि समान है तो आउटकम भी समान होना चाहिए। यदि किसी का व्यवहार एक जैसा है तो उसका जो रिजल्ट है वो भी समान होना चाहिए, तभी हम वो समान कहेंगे। तो किसी कल्चर का अगर आउटकम, 2 कल्चर को पकड़े, आउटकम अलग अलग है तो वो समान नहीं है मूलतः। तो जो भेद करने की बात है, उस समय हिम्मत भी करना, मतलब ब्रिटिश शासन है, मिशनरीज हैं, उस समय क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट कहना, इस्लाम के अगेंस्ट कहना, जब आपकी सत्ता नहीं है। देखिए, आप सत्ता से संरक्षित होते हैं तो वह बहुत बातें कह सकते हैं, लेकिन सत्ता भी और आपके अपने भी आप पर हमला भी कर रहे हैं, ठीक है। उस समय ये चेतना देना कि ये गुलामी जो थोड़ी लंबी है, ये सिर्फ ब्रिटिश नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी नहीं है, हमारे ऊपर इस भूमि में जो नहीं जन्म लिए हैं, इस संस्कृति को जो नहीं जानते हैं, वो शासन कर रहे हैं। और क्योंकि वो शासन कर रहे हैं तो जो भी बचा खुचा है, जो परंपरा से हमारे तक आई और बची, वो भी समाप्त हो जाएगी। तो ये भाव देना कि ये नेशन आइडेंटिटी के पहले की बात है, राष्ट्रवाद के भी पहले की बात है कि सभ्यता का उन्हें पहचान देना। और ये जो डीएवी स्कूल है, ये
बच्चों को नर्चर जो करना प्रारंभ किया, क्योंकि यदि आप देखेंगे आतंकवादी भी बनाया जाता है तो आप बचपन में उसको ट्रेन करते हैं। एक बड़े व्यक्ति को आप ढाल नहीं सकते अपने विचारधाराओं में। तो डीएवी का जो नेटवर्क है या गुरुकुल कांगड़ी जैसे बन रही है, तो वो क्या कर रही है कि मिशनरी स्कूल हैं और उसके पैरेलल में ये ऐसी है जो वेद की अवधारणा भी ला रही है, राष्ट्र की भी भावना ला रही है। और फिर ये बाद में जाकर के जो हम कहते हैं एलुमनाई, जैसे हम कहते हैं किस स्कूल से तुम पास आउट हो, तो उसका एक संगठन बनता है। तो एक नेचुरल संगठन, मतलब ये आर्टिफिशियल नहीं है कि ये दुश्मन है इसके अगेंस्ट में हम लोग सब जुड़ जाते हैं। जैसे होता है कि एक डकैत को लूटने के लिए दूसरे डकैत का भी एक गिरोह बन सकता है, लेकिन यहाँ पर एक बच्चे को नर्चर किया जा रहा है और फिर ये बड़े होकर लाला हरदयाल बन रहे हैं जो गदर पार्टी, गदर मूवमेंट कर रहे हैं और इंटरनेशनली यूएस और कनाडा में एक्टिव कर रहे हैं। या श्याम जी कृष्ण वर्मा जी जाके द इंडिया हाउस का निर्माण और लंदन में बैठ करके उन्हीं के घर में एक मूवमेंट का बीज डालना। तो ये इसका जेनेसिस क्या है? इसका जेनेसिस वो विद्यालय है। इसका जेनेसिस वो विद्यालय है जिसको पोषित आर्य समाज ने किया, और वो माता पिता हैं जिन्होंने भगत सिंह जैसे बच्चों को बड़ा किया, जिन्होंने प्राण की आहुति देने के लिए भी वो झिझके नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कितना बड़ा इम्पैक्ट है कि आप तैयार कर रहे हैं एक अगली पीढ़ी को, क्योंकि लग रहा है कि अभी एकजुटता आ नहीं रहे, समझाने से भी लोग समझ नहीं रहे हैं, तो बच्चों को तैयार किया जाए। और 47 तक आप देखेंगे 200-300 स्कूल्स भी बन गए। और एक बात जो डिस्कोर्स में नहीं है, डिस्कशन में नहीं है, जो मुझे दिल्ली और हरियाणा के पता चलती है कि पार्टीशन के बाद जो पाकिस्तानी हिंदू हैं उनको किसने सपोर्ट दिया, संरक्षित किया। उनका जो ट्रॉमा है, उनका जो कष्ट है, किन्होंने उन्हें यज्ञ करने के लिए प्रेरित किया, किन्होंने उन्हें संभाला। तो उसमें जो 47 के बाद में भी जो आप देखेंगे जो योगदान है, ठीक है, क्योंकि कहीं दूर से आ रहा है तो उसको एक रूढ़िवादी समाज अपने जगह समाज में स्थान नहीं देता। तो आर्य समाज ने वो जो स्थान दिया, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि दिल्ली और हरियाणा के पास जितने भी हैं वो सभी आर्य समाजी बने। तो 47 के बाद तक आफ्टर पार्टीशन भी जो योगदान रहा है वो भी कम नहीं रहा। ये हमने शिक्षा की बात कर ली, यहाँ पर हमने कुरीतियों की बात कर ली, हमने बात कर ली कि किस तरीके से गुरुकुल प्रणाली हो या फिर महिलाओं की शिक्षा हो, ये सबने शेप दिया है कहीं ना कहीं। अभी कुछ देर पहले आप ही शुद्धि आंदोलन की बात कर रहे थे, तो अगर हम शुद्धि आंदोलन देखते हैं तो ये सिर्फ एक धार्मिक मूवमेंट बन के रह जाता है या फिर ये भी सोशल पॉलिटिकल तरीके से अपना योगदान देता है? देखिए, आज पाकिस्तान और बांग्लादेश है, यदि इसको अखंड भारत में आप मिला देते हैं तो 1912 में जो स्थिति थी, तो वहाँ पर आर्मी में कर्नल साहब UN मुखर्जी जी मिलते हैं स्वामी श्रद्धानंद से और डेमोग्राफी के बारे में बात करते हैं कि ये जो जनसंख्या है, ये जो हिंदू है, ये जो सनातनी है, इनकी जनसंख्या डिक्लाइनिंग फेज में है। और यदि पाकिस्तान और बांग्लादेश को आज भी जोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि पॉपुलेशन कितनी बड़ी हो जाती है। तो उस समय उन्होंने ये चेताया, ये कह करके कि जनसंख्या का होना बहुत आवश्यक है यदि आप सोशल सिक्योरिटी, संस्कृति बचाने की बात करते हैं। यदि आप नहीं रहेंगे, संख्या में कम हो जाएंगे, तो वैसे भी आप लुप्त हो जाएंगे, क्योंकि जो अब्राहमिक जो रिलीजन है वो प्रीडेटर के रूप में आता है, वो कन्वर्ट जरूर करता है, और जब संख्या घटती है तो वो और ज़्यादा एग्रेसिव होता है। तो यूरोप के जो आज की समस्या दिखती है कि जैसे कि वो शादी उन्होंने नहीं की, उन्होंने शादी की तो बच्चे नहीं किए, तो धीरे धीरे यूरोप का जो मूल जनसंख्या वो जब घटा तो इमिग्रेंट्स पूरे दुनिया से वहाँ आए और उनकी संख्या बढ़ने लगी। अब उनको ये चिंता हो रही है कि अब हम अपनी सरकार नहीं चुन पा रहे हैं क्योंकि डेमोक्रेसी है, अब हमारे जीवन जीने का तरीका अब रहेगा कि नहीं रहेगा, जैसे हम बड़े हुए थे क्या हम वैसे जी पाएंगे क्या? तो वो डर बनता है जो यूरोप में भी बन रहा है। तो स्वामी श्रद्धानंद जी को आर्मी के जो कर्नल साहब है उन्होंने ये बात बताया, और वहां पर उन्होंने कहा कि जो मजबूरी में, डर से, तलवार के डर से, अब जैसे मलकान राजपूत बेसिकली जो कन्वर्ट हुए थे, तो कई ऐसे समूह थे जो बनना चाहते थे कि हम हिंदू, क्योंकि अब वो परिस्थिति बन रही है कि अब हमें वापस घर वापसी करनी है, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं है, कोई आ नहीं रहा हमारे लिए। और जैसा मैंने कहा कि समाज में वो हमेशा से रहा कि अब जो कन्वर्टेड है तो राजपूत समाज उसे कहेंगे कि नहीं, हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो एक आंदोलन, शुद्धि मूवमेंट जो आती है, तो वो डेमोग्राफी को भी सेव करने के रूप में होती है, और एक
एक ऑप्शन देती है कि अगर आपको वापस आना है या फिर वापस अगर आना आपको है। फिर कन्वर्जन करना है तो आप आ सकते हैं, दरवाजे खोलती है कहीं ना कहीं। सर आपका इसमें क्या कहना है शुद्धि आंदोलन के बारे में? देखिए, शुद्धि कहें घर वापसी कहें, दोनों एक ही बात की व्याख्या कर रहे हैं। थोड़ा सा और पीछे चल पड़ते हैं। मुगलों का शासन रहा, अकबर का शासन, जहांगीर का शासन, फिर औरंगजेब का शासन आया, शाहजहां का शासन आया। इन सारे ही शासकों का धार्मिक पहलू जो था वो स्पष्ट था। वो चाहते थे कि हम इस देश को पूरी तरह से मुस्लिम बना लें। उसके पीछे का कारण था, वो ये जानते थे कि जब तक इनकी आस्थाएं बदलेंगी नहीं, तब तक ये हमें हृदय से शासक नहीं मान पाएंगे। और आस्थाएं बदलने का सबसे अच्छा तरीका ये था कि उनको हमारी आस्थाओं के विपरीत अपनी आस्थाओं में ढाल लेना। अब उसके लिए 3 तरीके थे। पहला राज्य का तरीका, लालच दे करके, और ये बता करके कि देखो भाई, अगर सेना में भर्ती होना चाहते हो तो मुस्लिम बनना पड़ेगा। अब एक व्यक्ति को नौकरी करनी है तो उसके लिए वो करता है। दूसरा था जोर जबरदस्ती का तरीका, अगर नहीं बनोगे तो मारा जाएंगे, काटा गया, मारा गया, गांवों को लूटा गया, या मुस्लिम बनो। और तीसरा तरीका था प्रेम और प्यार का, सूफी जिसको आप शब्द कह देते हैं कभी कभी। एक बहुत बड़ा वर्ग था जो लगातार गांव में जाना और उनको ये कहना कि तुम्हारे कृष्ण तो ऐसे थे, तुम्हारे राम तो ऐसे थे, आइए हमारे धर्म में सबकी बराबरी करेंगे। और जो ऊंच नीच हिंदू धर्म में व्याप्त हो चुकी थी उसका लाभ उठाना, ये सॉफ्ट तरीका था। ये बता करके देखो, तुम्हारे को तो तुम्हारे ही भाई नहीं पूछते हैं, तुम्हारे को पानी नहीं पीने देते हैं, बर्तन अलग रखते हैं, तुम्हें अपने घर में बैठने नहीं देते हैं। उनका उस रूप, ये 3 तरीके से उन्होंने बहुत बड़ी संख्या को मुस्लिम बनाया। राज्य उनका था, सेना उनकी थी, शासन उनका था। हमारे यहाँ पे कोई सोच ही नहीं थी। और जो कुछ हिंदू राजे थे भी, वो केवल अपने राज्य करने तक ही सीमित थे। उल्टा उनको अपना शासक मान करके अपनी ओर से बहुत तोहफे दे देना, जा जा करके शाहजहां जी को नमस्ते, शाहजहां जी को आगे करना और उनको तोहफे सौंपना, यानी हम आपको शासक स्वीकार करते हैं। जब हिंदू शासक भी उनको शासक स्वीकार कर रहा है तो उसकी जनता की क्या मजाल कि वो उनको शासक स्वीकार ना करे। इस कारण से उस काल में लाखों लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया। दूसरा जो इम्पैक्ट था हमारी ओर से, जो नकारात्मकता थी, वो ये थी, अगर कोई मुस्लिम बन गया, उसको वापिस हिंदू धर्म में लाने का कोई द्वार ही नहीं था। किसी पुरोहित से, पंडित जी से पूछते थे क्या ये मुस्लिम वापिस हिंदू, ना, बन नहीं सकता। एक घटना आती है, एक मुस्लिम शासक का बेटा जो है हिंदू लड़की से प्यार करने लगा और उससे विवाह करना चाहता था। लड़की ने मना कर दिया कि मैं मुस्लिम नहीं बनूंगी, अगर विवाह करना चाहते तो तुम्हें हिंदू बनना पड़ेगा। तो बड़ी मुश्किल से जाकर के तैयार ये हो गया कि मैं विवाह तो इसी से करूंगा, चाहे मुझे हिंदू ही बनना पड़े। तो बड़ी सेना को लेकर के, अपने सैनिकों को लेकर के, वो कहाँ कहाँ पे मुझे हिंदू बनाया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये तो काम काशी में हो सकता है। काशी में चले गए, पहुंचे, पंडितों से बात की। बात करने के बाद में मजाक भी उड़ाया गया, लोगों ने अलग अलग, ये देखो हिंदू बनने आया, देखो हिंदू बनने आया। तो हुआ क्या कि उसको कहा कि चलिए, बोले जी अब तो कराइए आपकी प्रक्रिया, जो भी है, जो भी दान दक्षिणा सम्मान होगा सब हम लोग करेंगे। तो कहते हैं कि उसको गंगा में खड़ा कर दिया गया, हाथ में पूजा सामग्री दे करके, और उनको वस्त्र आदि डाल करके गंगा में खड़ा कर दिया गया। गंगा का पानी ठंडा था। 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट हो गए। वही कि पंडित जी और कितना देर लगेगी? बोला ठहरो अभी। वो थोड़ी देर और खड़े रहे। बोले अभी थोड़ी देर और ठहरो। उनको जब इतना ठंड लगी कि जब सहन नहीं हो सका तो जोर से चीखा, भाई या तो बताओ कितनी देर लगेगी, कितनी देर की प्रक्रिया है। तो कहते हैं कि उसने कहा कि जरा आपने दाएं में देखो। तो दाएं में देखा तो वहां पर एक गधा खड़ा हुआ था पानी के अंदर। तो ये कहा कि जब ये गधा जो है घोड़ा बन जाएगा, तब तुम मुस्लिम से हिंदू बन जाओगे। उसने इस बात को इतने अपमान में लिया कि उसने बस एक संकल्प ले लिया कि अब मैं किसी भी कीमत पर हिंदू धर्म को हैदराबाद के अंदर छोड़ूंगा नहीं। और यहाँ से सेना ले जाकर के, विवाह तो जो होना था ना होना था वो तो अलग बात रह गई, लेकिन उसने अपने मन के अंदर एक क्रोध पाल लिया कि मैं पूरे हैदराबाद को मुस्लिम बना करके छोड़ूंगा। हुआ क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर ये अवधारणा पैदा कर दी गई थी कि जो हिंदू धर्म को छोड़ के चला जाएगा वो वापिस नहीं आ सकता। ऋषि दयानंद ने इसी बात को पकड़ा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक समय में जब हमारे ऊपर आक्रांता थे, हमारे ऊपर दूसरी सरकारें थी,
उन्होंने अपने राजतंत्र की मजबूती के चलते, हथियारों की मजबूती के चलते हमारे भाइयों को मुस्लिम बनाया। लेकिन आज अगर वो अपने मूल धर्म में वापिस आना चाहते हैं तो उनके द्वार अगर हिंदू धर्म नहीं खोलेगा तो कहाँ जाएंगे। और ऋषिदान ने शुद्धि को लेकर के बड़ी स्पष्ट मान्यता सबके सामने प्रस्तुत की, जिसको पौराणिक पंडित उस समय मानने के लिए तैयार नहीं थे। उल्टा ऋषिदान को दोष देते थे, क्रोध करते थे कि तुम्हें किसने अधिकार दिया कि इनको वापस हिंदू बना लेना। लेकिन ऋषिदान अपने मत पे बिल्कुल सुदृढ़ रहे। अपने जीवन में उन्होंने शुद्धि की, एक शुद्धि उन्होंने अपने जीवन में भी की। उसके बाद भी शुद्धियां उन्होंने अपने जीवन में करते रहे और उनके बाद उनके शिष्यों ने शुद्धि के काम को बहुत मजबूती से उठाया और इतनी मजबूती से उठाया कि शुद्धि आंदोलन आर्य समाज की पहचान बन गया। लेकिन उसके साथ एक और क्रम, जब मुगल चले गए और अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों की भी सत्ता मजबूती का उन्होंने एक ही रास्ता निकाला कि हमें भारत को ईसाई बनाना है। इन दोनों के पीछे जो बात समझने की है वो आज आराम से समझनी चाहिए। क्यों चाहते थे वो? क्यों तो मुगल चाहते थे, क्यों एक ये ईसाई चाहते थे। हमेशा शासन रहे इस कारण से, और इनका अंतर मन से जो भाव अयोध्या के प्रति है, राम के प्रति है, कृष्ण के प्रति है, मथुरा के प्रति है, उज्जैन के प्रति है, काशी के प्रति है, हरिद्वार के प्रति है, वो समाप्त हो जाए। इसीलिए मंदिर तोड़े, ताकि इनकी आस्था के केंद्र समाप्त हो जाएं। ये जाएंगे कहाँ, पूजेंगे किसको? मंदिर तोड़ने के पीछे केवल धन लूटना कारण नहीं था, वो तो बिना बिना तोड़े भी लूटे जा सकते थे। लेकिन उनको समूल नष्ट कर देना, उनकी जगह पर मस्जिद खड़ी कर देना, कारण केवल एक ही था कि वो पूरी तरह से हमारी वैभवशाली और गौरवशाली वैदिक संस्कृति के जो भी केंद्र थे, उनको पूरी तरह से समूल नष्ट करना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारे देश में रहने वाले लोगों की जो मूल भावना है और श्रद्धा है, वो काबा के प्रति बन जाए और या फिर यरूशलेम के प्रति बन जाए, यानी जहाँ पर ईसा का जन्म हुआ। और यही कारण था अंग्रेजों ने बड़ी भारी फौज लेकर के पूरे देश के अंदर पादरियों का जाल बिछा दिया, चर्च का जाल बिछा दिया। लाखों करोड़ों रुपयों की जमीनें हर शहर कस्बे तक में उनको दी गई। जहां पर आज आप बड़े-बड़े स्कूल कॉलेज खड़े हुए देखते हैं, कॉन्वेंट स्कूल्स, ये अंग्रेजों के समय की दी हुई जमीनें हैं। लेकिन इस सारे भ्रमजाल को और सारे कर्मजाल को तोड़ने का जो काम किया है, मुझे लगता है सबसे बड़ा श्रेय ऋषिदान को आज हमें हिंदू जाति को देना ही पड़ेगा। अगर वो उस समय द्वार ना खोलते, पूरी तरह से धर्म की व्याख्या स्पष्ट ना करते कि मन से तैयार होने के पश्चात जब व्यक्ति के अंदर ये भाव पैदा हो जाए कि नहीं, मेरा मूल धर्म तो वही है जहाँ मेरे पूर्वजों ने जन्म लिया था, मुझे उसी को वापस स्वीकार करना है और उनको आने का पूरा अधिकार है। तो आर्य समाज के सामने एक ये चुनौती भी थी। चुनौती क्यों थी? विरोधी 3 थे, मुस्लिम, मुस्लिम, ईसाई ईसाई और अपने और खुद, अब खुद के लोग। कि वही नहीं चाहते थे कि बने। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद ने, जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया, स्वामी श्रद्धानंद ने 1912 में जब ये परिस्थितियां देखी तो उनके सामने इसके अलावा अब कोई और फोकस एरिया नहीं रह गया। शुद्धि, उनका बड़ा स्पष्ट था कि शुद्धि ही अब भारत की रक्षा कर सकती है। जो पॉपुलेशन इम्बैलेंस है, ये किसी भी देश के लिए खतरनाक होगा, चाहे वो इटली हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कोई भी देश हो। भारत में समझने वाले उस समय जो थे, हमें आज उनको आभार करना चाहिए, उन्होंने इस बात को समझा और जो वो समझ करके उन्होंने इस आंदोलन को बढ़ाया और उस आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि पूरे के पूरे वर्ग, पूरे के पूरे ग्रुप, पूरे के पूरे गांव, खासकर मैं कहूँ मेवात क्षेत्र, आगरा क्षेत्र, मथुरा क्षेत्र, भरतपुर क्षेत्र, ये तो बहुत ज़्यादा इस शुद्धि आंदोलन से प्रभावित था। वैसे जम्मू से लेकर के और केरला तक, कोच्चि तक, कोझिकोड जिसको आज हम कोझिकोड बोलते हैं, कैलीकट जिसको उस समय बोला जाता था, और बिहार, उत्तर प्रदेश, हर स्थान पर शुद्धि आंदोलन जबरदस्त चला। और मुझे लगता है शुद्धि आंदोलन या घर वापसी आंदोलन चलने का बड़ा भारी परिणाम था कि जो लोग अपने धर्म को छोड़ करके जा चुके थे और वापसी आने का रास्ता नहीं दिखता था, वो पूरी तरह से आकर के उन्होंने जो मजबूती दी वैदिक धर्म को और हिंदू समाज को, मुझे लगता है वो मजबूती देश को आज़ाद कराने के लिए पूरी तरह से हमारे के लिए एक बहुत बड़ा संबल बन सकी। अच्छा, अभी हम लोग बात चूँकि कर रहे हैं कि बार-बार ब्रिटिशर्स की, मुगलों की, तो अगर हम ब्रिटिशर्स के बारे में थोड़ा-सा बात करते हैं कि जब वो आए, तो वो किस तरीके से जियोपॉलिटिक्स पर नज़र डाल रहे थे? वो कैसे भारत की लैंग्वेज को यहाँ की संस्कृति को, सभ्यता को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रैटेजीज़ अपना रहे थे? उन्होंने तो पूरे विश्व पर राज किया और आप देखेंगे कि हर देश की स्ट्रैटेजी अलग रही उनकी। अमेरिका गए अगर यूरोपियन पावर्स, तो उन्होंने नेटिव अमेरिकन को सीधा मार दिया। इंडिया में थोड़ा ज़्यादा राज किया ना? हाँ, इंडिया में ठीक है, राज किया, लंबा राज किया। वहाँ पर उन्होंने क्या किया, नेटिव अमेरिकन्स को सीधा मार दिया। यहाँ पर जब आए तो इन्होंने देखी इंडस्ट्री, यहाँ पर इन्होंने देखी प्रोडक्टिविटी,
यहाँ पर देखिए कि ये कमाते हैं, तो मारने से आप समृद्धि को भी समाप्त कर रहे हैं। तो अमेरिका में संसाधन लूटे, लोगों को हटा दिया। यहाँ पर देखिए कि लोग बहुत लायक हैं, तो इनसे जो हम कर के रूप में यदि बोल दे, टैक्सेशन के रूप में बोल दे, टैरिफ, आजकल जो टैरिफ वर्ड यूज हो रहा है, टैरिफ के रूप में बोल दे, तो हमारी समृद्धि इनके बिना नहीं आएगी, तो इनको मारेंगे नहीं हम। यहाँ उनकी स्ट्रैटेजी अलग रही। गोवा में जब पुर्तगाली आए तो मारा उन्होंने, लेकिन बाद के जो आए उन्होंने मारना बंद किया, ठीक है। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि कंट्रोल करना बहुत कठिन हो रहा है। जो मैकॉले, बेसिकली जो हम नाम लेते हैं ना कि मैकॉले पुत्र है, ये कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा है, तो इसका प्रभाव आज तक आपको दिखता है। यदि ऐसे स्कूल से बच्चे टॉप इंस्टीट्यूशन में भी पहुंच जाएंगे, मान लीजिए वो आईपीएस आईएएस भी बन जाएंगे, तो कोई नीति अगर भारत के गौरव को बढ़ाने वाली होगी, एक डिसरप्टिव आइडिया होगी, वो उस चीज को रोक देंगे। क्यों रोक देंगे? क्योंकि वो उस विचार से पोषित ही नहीं, उन्होंने वो दुनिया ही नहीं देखी है, वो ऑल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू जानते ही नहीं कि नहीं इससे भी भला हो सकता है। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स आते हैं, तो बेसिकली वो क्या देखते हैं कि आइडेंटिटी लॉस कराना एक बहुत मतलब सरल टेक्निक है। आप बाद में उस व्यक्ति की ओबीडियंस छीनते हैं और गुलाम बनाते हैं। यदि आप में अपनी इतिहास पढ़ने का क्या है, क्योंकि हम भगवान राम को आज भी दोहरा पा रहे हैं, इतिहास आप भूल जाएंगे तो गौरव का जो पॉइंट है, आप पिछड़े हुए हैं लेकिन आप कभी अच्छे थे, उस बात को याद करके उसकी प्रेरणा लेकर के फिर उस दिशा में कार्य करते हैं। तो आइडेंटिटी लॉस जब हो जाती है, आप कौन हैं उसको यदि भुला दिया जाए, आप क्या थे उसको भुला दिया जाए, तो आपको हमेशा लगेगा कि हम हमेशा से ही पिछड़े थे, हमेशा से ही सपेरों का देश था। तो गुलाम बनाने के लिए मालिक को पहले गुलामी मानसिकता बेचनी पड़ती है। तो पहले कॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड होता है और लास्ट में कॉलोनाइजेशन ऑफ पॉलिट ब्यूरो होता है। और आज़ादी भी जब मिलती है तो ये रिवर्स होगा, पहले पॉलिटिकल लीडर्स गए उनके, लेकिन माइंड सबसे लास्ट में डीकोलोनाइज होगा। जो आज भी है कि इंग्लिश से कोई बात आएगी, फॉरेन ऑथर कोई आएगा, आयुर्वेद के बाहर के लोग अच्छा बोलेंगे, एक्सेप्टेंस ज़्यादा मिले। शादी के बाद हनीमून जाएंगे तो पेरिस जाएंगे। तो ये जो डोमिनेंस है, ये जो हेजेमनी है, यही आधार होता है इकोनॉमी का। आप किस चीज़ को बड़ा मानते हैं, आप आयुर्वेद के डॉक्टर को बड़ा नहीं मानते हैं तो उनको आप ज़्यादा पैसे नहीं देंगे। तो ये आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स पहले ये करते हैं, पहले गुलामी मानसिकता के लिए इसलिए संस्कृति का नाश किया था। बहुत लोग बोलेंगे कल्चर कल्चर क्या तुम लोग करते रहते हो, पुरानी बातें क्यों करते हो, थोड़ा मॉडर्न बनो, थोड़ी साइंटिफिक बात करो, राइट। लेकिन आप कहाँ तक जा सकते हैं आपको अगर अपनी क्षमता नहीं पता है। सिर्फ पाइथागोरस ने आपको वो मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं दिया है, सिर्फ यूक्लिड ने नहीं दिया है, आपको पता चलेगा तब आप क्या करोगे, आप भी इनोवेशन की तरफ जाओगे। तो शिक्षा व्यवस्था पे कार्य करना, कॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड करना, तभी जाकर के वो आईपीएस आईएएस उनकी सुनेंगे। ये पहला प्रोसेस होता है। अचानक से आप कुछ हजार, कुछ लाख लोग, करोड़ों लोगों पर शासन नहीं कर सकते यदि आपने माइंड को कंट्रोल नहीं किया है। ये हिंदी और देवनागरी को बढ़ावा देना, ये किस तरीके से जियोपॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था? उस समय में ये जो हिंदी का स्क्रिप्ट जो है देवनागरी में के लिए, वो होती क्या थी कि जो जैसे अभी जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, वहाँ पंजाबी भी यदि कोई बोलता है तो लिखता था वो फारसी में, राइट, ठीक है। उर्दू में मान लीजिए, तो उर्दूफिकेशन या फारसीफिकेशन यदि हम बोले हिंदी का या लिखने में भी, तो इससे बातें सही ढंग से एक तो फैलेगी नहीं। यूनिफिकेशन में आपको एक भाषा चाहिए और लिखित रूप में भी एक ऐसी भाषा चाहिए। अब जैसे गुरुमुखी में आप पंजाबी लिख रहे, हर भाषा क्या है उसकी लिपि है, स्क्रिप्ट है, हाँ। और आज भी देखिएगा भाषा के आधार पर लड़ते हैं लोग। इससे बेहतर है ना कि इंग्लिश को एक यूनिफाइड भाषा माने या उर्दू और फारसी का होने से बेहतर है कि आप देवनागरी लिपि पर कार्य करें। तो ये एक एकात्म का जो बोध है उसके लिए इस प्रयास की सराहना होनी चाहिए। अगर हम ये देखें कि उस वक्त कॉलोनियल वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया कहाँ था और उसपे आर्य समाज का क्या रोल था, और यहाँ पे मैं दोनों लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ कि आर्य समाज का मतलब पहली बात तो कि उसकी पोजीशन क्या थी और फिर आर्य समाज का उसमें क्या रोल था। पोजीशन ये थी कि सारी समृद्धि जा चुकी थी, ठीक है। जो हम कह रहे हैं कि एंगस मेडिसन रिपोर्ट जो है, ठीक है, जिसने कहा कि हिस्ट्री तो लिखी गई, सिर्फ राजाओं के बारे में, वॉरियर के बारे में लिखी गई, इकोनॉमिक हिस्ट्री क्यों नहीं लिखी गई। तो जब उस पर रिसर्च हुआ तो उन्होंने देखा कि 25%, 30% तक जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है उसमें इंडिया है
और कुछ हद तक चाइना भी है, मतलब बराबर है, कभी चाइना आगे जा रही है, कभी भारत आगे जा रहा है। तो जहाँ जनसंख्या है, जहाँ विधि व्यवस्था है, जहाँ ज्ञान विज्ञान है, वहीं पर अर्थव्यवस्था होगी। कहीं और है तो या तो लूट करके है या आक्रमण कर करके, मतलब एक जनरेटेड लाइवलीहुड जो बोलेंगे, जो इंडस्ट्री की व्यवस्था है, उससे पोषित रही, उससे समृद्धि रही भारत में। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे ना कि भारत तो समृद्ध नहीं था कभी, ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये नेशन स्टेट बना, इंडिया तो था ही नहीं कभी। तो हिस्ट्री में अगर जीडीपी में आपका कंट्रीब्यूशन एक चौथाई, एक तिहाई तक पहुंच जा रहा है, तो आपने कुछ अच्छा किया होगा, तभी आप इतने समृद्ध हैं। तो जब समृद्धि नहीं होती है, तब कुरीतियों का ज्यादा जन्म होता है। जब आप समझ रहे हैं, तो समृद्धि गई और फिर अकाल आने लगे। ये जो सीरीज ऑफ फेमाइन है, जो भूख से मर रहे हैं लोग, मतलब इतनी समस्या है कि अफीम की खेती करवानी है तो खान भोजन की खेती उसको रिप्लेस कर रहा है, टेक्सटाइल के लिए कॉटन की खेती बढ़ाना है तो वहां पर भी भोज्य पदार्थ की खेती की कमी हो रही है। तो धीरे धीरे और युद्ध हो रहे हैं, वहां पर भारत के खाद्यान्न भंडार को वो ले जा रहे हैं यूरोप, कि दूसरे जगह जहां हम लड़ रहे हैं वहां पर अपने सैनिकों को वो भोजन देंगे। तो स्थिति क्या है, आप देखिए कि कॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड हो रहा है। समृद्धि मुगलों के आने के बाद वो जा ही चुकी है। और ये भी मैं जोड़ना चाहूंगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो आए मुगल वो तो यहीं के बन के रह गए, लेकिन वो यहाँ की संपत्ति टर्की तक भेजते थे, कॉन्स्टेंटिनोपोल जो हम बोलते हैं वहां तक भेजते थे। तो कोई व्यक्ति यहाँ पर शासन कर और यहाँ से समृद्धि को वहां भेज रहा है, तो वो यहाँ के नहीं है। ठीक है, तो समृद्धि नहीं है, अकाल आ गए हैं, अब मृत्यु इतनी हो रही है, छुआछूत का जन्म होगा, इतनी मृत्यु हो रही है। ठीक है, करोड़ों में हो रही है, लाखों में नहीं, करोड़ों में हो रही है, समृद्धि नहीं है। और जो इलीट है वो कॉलोनाइज्ड हो चुके हैं कि ये तो साइंस लेके आएंगे, ये तो रेलवे लेके आएंगे। तो और कुछ हद तक सही थे कि मुगलों से तो बेहतर है ये, उस समय की जो परिस्थिति है, उस समय की जो परिस्थिति है, ये तो कम से कम कुछ टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं और इसी से वो कॉलोनाइज भी होते हैं। ये उनकी परिस्थिति है। और ऊपर से जो सबसे पहला उदाहरण मैंने ब्रह्म समाज का दिया, जो शत्रुबोध नहीं ला पाए, वो कृतियों पर बात की, लेकिन उनका जो इंक्लिनेशन था, क्योंकि वो जॉब कर रहे हैं, वो पोषित हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो उनका एक 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 सॉफ्ट कॉर्नर है कि नहीं है, हम इनके विरुद्ध तो नहीं जाएंगे। और फिर आर्य समाज के बारे में सर बताएंगे आपने। देखिए, आर्य समाज का जैसे मैंने पहले भी अभी आपके वार्तालाप में बोला कि आर्य समाज का हर क्षेत्र में पूरी तरह से फोकस था, और ये फोकस कारण था ऋषि दयानंद। उन्होंने अपने प्रवचनों में और अपने लेखन में हर चीज को टच किया। मैं पूरी तरह से अगर उनके जीवन पे दृष्टिपात करता हूँ तो ऐसा कोई क्षेत्र दिख ही नहीं पा रहा जिसके ऊपर उन्होंने कभी कहा ना हो, सोचा ना हो, बोला ना हो, लिखा ना हो। कोई भी क्षेत्र नहीं है। भाषा उन्होंने बड़ी स्पष्ट कर दी, भाषा तो संस्कृति ही है, लेकिन इस समय जो एक कॉमन भाषा जो बन चुकी है भारत में, वो हिंदी के रूप में है। चाहे वो खड़ी बोली है, चाहे वो भोजपुरी है, ये हिंदी के आसपास की भाषाएं हैं। इसलिए हिंदी को इस समय बढ़ावा देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि सब लोग एक दूसरे के साथ व्यवहार कर सकें, जान सकें, पहचान सकें, आपस में बातचीत कर सकें। हिंदी को बढ़ावा उन्होंने दिया, इसलिए उन्होंने लेखन भी हिंदी में किया। उसका परिणाम भी मिला। उत्तर प्रदेश वाला, चाहे राजस्थान वाला, चाहे जम्मू वाला, चाहे मध्य प्रदेश वाला, चाहे और नीचे चलते चले जाएँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा भाषा का प्रभाव नहीं था, वहाँ तक हिंदी एक पूरी तरह से देश की एक संपर्क भाषा बन गई। दूसरा उनका जो बड़ा फोकस रहा, वो फोकस रहा कि अंग्रेज सरकार किसी कीमत पर भी अब हमारे देश की वाली वारिस नहीं रहनी चाहिए। ये एक बिल्कुल नया फोकस था, पूरी तरह पे नया था। हर व्यक्ति ने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था, कभी किसी ने कहा ही नहीं था, कभी किसी ने बोला ही नहीं था, कभी किसी ने लिखा ही नहीं था, कभी किसी ने कहने का साहस ही नहीं किया था। तो ये जो उनका नया फोकस था, हिंदी भाषा के कारण से बातचीत आगे पीछे जाने लग गई, और इस नए फोकस से चेतनता आने लग गई। और जिनके कारण से हम गुलाम थे, ऋषि दयानंद ने उन सब बातों का जिक्र लगातार किया। अंधविश्वासों के कारण गुलाम है, कुरीतियों के कारण गुलाम है, ऊंच नीच के भेदभाव के कारण से गुलाम है। उन चीज़ों के खिलाफ हमारी बातचीत होनी शुरू हो गई। शिक्षा अशिक्षा के कारण गुलाम है, अशिक्षा के लिए काम हुआ, कुरीतियों के विरुद्ध काम हुआ। अगर हम कुरीतियों की बात थोड़ा सा कर भी लें, बहुत मामूली सी, इस समय ये कुरीतियां आने का जो सबसे बड़ा कारण था, मुगल शासन था। मुगल शासन में ही कुरीतियां शुरू हुई, और उनको दूर करने का काम अंग्रेजी सरकार ने अपने हित के लिए नहीं किया। अपने मतलब
अपने हित के कारण से उन्होंने उनको दूर करने का काम नहीं किया। वो चाहते थे ये इन कुरीतियों में, अंधविश्वासों में फंसे रहें। हमें फ़ायदा मिलेगा, ये अपने आप लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, हमें इससे कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन ऋषिदान तो समझ चुके थे, अगर इन कुरीतियों के खिलाफ ना बोला गया, तो देश इन्हीं में उलझ करके कभी भी अपने गौरव को प्राप्त नहीं कर सकेगा। बाल विवाह कब शुरू हुए? बाल विवाह शुरू हुए जब बहुत बड़ी संख्या में मुगल आक्रांता अलग-अलग जगह से आते थे, उनके साथ में सैकड़ों, हज़ारों सैनिक होते थे, अकेले आते थे। यहाँ पर इस देश के अंदर आकर के जब वो बसते थे, 6 महीने की यात्रा उनकी आने-आने की, फिर यहाँ लड़ाइयाँ लंबे समय तक चलती थी, तो विवाह करने के लिए वो चाहते थे, वहाँ से तो लाना संभव नहीं था। तो फिर यहीं पे हिंदू परिवारों की बेटियों को उठाना, उनका एक तरह से धर्म बन गया, धंधा बन गया। अब ऐसे समय में हिंदू परिवारों ने अपनी बेटियों की रक्षा का ये तरीका सोचा कि जल्दी से जल्दी विवाह कर दो। छोटे से छोटे में विवाह कर दो, विवाहित हो जाएगी तो परिवार देखेगा, वो जानेगा, वो करेगा। इस कारण से बाल विवाह शुरू हुए। रात्रि विवाह हमारे यहाँ नहीं होते थे। रात्रि विवाह इसलिए शुरू हुए कि दिन से अच्छा इनको पता लग जाए, तो चुपचाप गाँव के अंदर रात्रि को विवाह करके बेटी को विदा कर दो। और पर्दा प्रथा इसी कारण से शुरू हुई। पर्दा प्रथा में उन्होंने ये देखा कि भाई पर्दा करके चलेगी तो सुंदर स्त्री ना दिखे इनको, इनके सैनिकों को, बेहतर ये है कि पर्दा प्रथा, ये सारी प्रथाएँ, चाहे अब और भी चीज़ें, सती प्रथा का कारण भी अकेला ये था। सती प्रथा कोई हिंदू धर्म की प्रथा नहीं थी, बना दिया गया। कह करके, बोल करके बना दिया गया कि ये हिंदू धर्म की प्रथा है, ताकि या तो मर जाएँ और या फिर जिंदा रहें तो उनको उठा करके ये मुगल ले जाएँ। इन कारणों से खैर, तो ऋषिदान ने इन सब के खिलाफ चोट की, चाहे पर्दा प्रथा हो, चाहे बाल विवाह हो, चाहे विधवा विवाह हो, चाहे सती प्रथा का विरोध हो, पूरी तरह से चोट करके समाज को पूरी तरह चेतन कर दिया। और उसका परिणाम एक ऐसे आंदोलन के रूप में मिला जो 1920 से लेकर के चला, और 1947 में, 1920 में इसलिए बोलता हूँ कि 1920 में ये चेतनता आ गई थी कि हमें देश आज़ाद कराना है। तब तक यह हमारा कोई एजेंडा ही नहीं था, किसी के एजेंडे में ही नहीं था कि देश आज़ाद कराना है। तो आर्य समाज ने और आर्य समाज के एक-एक व्यक्ति ने हर अलग-अलग फील्ड में काम करके एक ऐसा बहुत बड़ा वर्ग तैयार कर दिया, जिसके लिए भाई साहब ने बताया, चाहे वीर सावरकर हो, चाहे श्यामजी कृष्ण वर्मा हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे करतार सिंह सराभा हो, चाहे भाई परमानंद हो, चाहे लाला लाजपत राय हो। अब एक पूरी श्रृंखला देखिएगा, पूरी श्रृंखला जो मिलेगी आपको, वो मिलेगी एक ही चैप्टर से निकली हुई। चाहे वो आर्य समाज हो, ऋषिदान हो, सत्यार्थ प्रकाश हो, गुरुकुल हो, डीएवी स्कूल, डीएवी कॉलेज, और उनसे पढ़े हुए लोग और उनसे प्रेरणा प्राप्त लोग, मतलब एक पूरे सर्कल को उठा करके देखेंगे, इस चेतनता वाले पूरे के पूरे एक बहुत बड़े ग्रुप में जो भी विचार चल रहे थे, उनके पीछे कारण अकेला आर्य समाज था ही। इसमें मुझे कहने में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए मुझे कुछ आधार लेना पड़े। पूरी तरह से आधारित ये बात मैं आपके सामने कहूँगा। अभी आपने बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स के या कहें समाज सुधारकों के नाम लिए। मैंने भी कहीं पे सुना था कि अगर हम स्वतंत्रता सेनानियों की एक लिस्ट बनाएं और उसमें से हम उन लोगों को अलग कर दें जो आर्य समाज के फॉलोअर थे या बिलीवर थे, तो बहुत कम लिस्ट रह जाएगी। मतलब मैक्सिमम जो मेजॉरिटी थी वो आर्य समाज को कहीं ना कहीं मानते थे। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? ये तो है ही, मतलब इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है जिसके लिए कुछ अलग से डेटास दिए जाएं। आप 3 वर्गों को उठा लीजिए। पहला वर्ग जो देश को आज़ाद कराने के लिए लेखन कर रहा था। दूसरा वर्ग जो देश को आज़ाद कराने के लिए अपने बलिदान देने के लिए तैयार था, खासकर युवा वर्ग जिसने बड़े-बड़े ग्रुप्स बनाए थे, चाहे नौजवान भारत सभा बनाई हो, चाहे वो क्रांतिकारी दल बनाए गए हों, अलग-अलग से बंगाल में बनाए गए हों, यूपी में बनाए गए हों, पंजाब में बनाए गए हों, लाहौर में बनाए गए हों, या फिर उन लोगों के, मैं एक छोटा-सा उदाहरण देकर के इस बात को यहीं पे विराम देंगे। जब भी क्रांतिकारियों की बैठकें होती थी, तो उनकी बैठकों का स्थान या तो डीएवी स्कूल थे, डीएवी कॉलेज थे, या गुरुकुल थे, या आर्य समाज था। कोई और सामाजिक या धार्मिक संस्था नहीं बता सकेंगे कि इनको वहाँ पर देशभक्ति की बातें करने के लिए स्थान दिए गए, अलाउ किया गया। कोई नहीं बता सकेंगे। इतिहास को ढूँढिए आराम से, नहीं मिलेगा। छुपने के स्थान, भगत सिंह छुपते हैं कलकत्ता के आर्य समाज में, कानपुर के आर्य समाज में, कानपुर के डीएवी में, लाहौर के डीएवी में, पंजाब के आर्य समाज मंदिरों में, आर्य समाजियों के घरों में। उनको हथियार देने के लिए जो पैसे चाहिए थे, वो देने वाले कौन है, वो प्रोवाइड कराने वाले कौन हैं? ये सब जब हम आपस में इनकी कड़ियाँ जोड़ेंगे, तो एक एक ऐसी स्पष्ट लाइन बनती चली जाएगी कि इन सब के पीछे अगर कोई विचारधारा काम कर रही थी, व्यक्ति छुपता कहाँ पर है, जहाँ उसको अपना ये विश्वास हो कि ये मेरी विचारधारा के लोग हैं।
मैंने भगत सिंह जी का ट्रायल पढ़ा जिसमें उनको फांसी की सजा मिली थी। उस ट्रायल के अंदर हर तीसरे पेज के अंदर, हर तीसरे, वो 700-800 या शायद हिंदी में जब उसको किया गया तो 1200 पेज का बहुत बड़ा ग्रंथ है वो। उस पूरे के पूरे हर तीसरे या चौथे पेज पे अंदर आर्य समाज, डीएवी, सत्यार्थ प्रकाश, ऋषि दयानंद, इसको क्या कहेंगे? कल्पना करके देखिए ना। राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन को उठाइए, चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन को उठाइए, लाला लाजपत राय के जीवन को उठाइए, भाई परमानंद के जीवन को उठाइए, करतार सिंह सराभा, भाई लाला हरदयाल के जीवन को उठाइए, श्यामजी कृष्ण वर्मा के जीवन को उठाइए, सुखदेव, राजगुरु के जीवन को उठाइए। इन सब के जीवन में आपको बैक पे खड़ा हुआ आर्य समाज ही नज़र आएगा। तो इसलिए ये कहने में मैं गलती नहीं करूँगा। अनेक लोग थे, मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा, लेकिन जो लोग जो सहभागी बन रहे थे इस पूरे के पूरे आंदोलन में, अशफाक उल्ला खान का नाम आप ले लें 1 मिनट के लिए। अशफाक उल्ला खान देशभक्त थे, फांसी की सज़ा मिली उनको, राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मिली, लेकिन वो घर छोड़ कर के रह कहाँ रहे हैं? आर्य समाज मंदिर शाहजहाँपुर के अंदर रह रहे हैं। लगातार छुपने का स्थान उनका आर्य समाज मंदिर शाहजहाँपुर है। घर वालों ने निकाल दिया, जाओ यहाँ से, अगर तुम्हें देशभक्ति करनी, घर में नहीं रह सकते तो कहाँ जाएगा? आर्य समाज मंदिर उसको जगह दे रहा है, रहने के स्थान दे रहा है। तो ये सब चीज़ें हालाँकि बहुत डिटेल में जाएँ तो पूरा का पूरा चैप्टर है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि उस समय आर्य समाज को गौरव प्राप्त था कि उसने नौजवानों के हृदय के अंदर एक नई ज्योति प्रज्वलित की, नई ज्योति जागृत की, जिसका परिणाम हमें अनेक देशभक्ति क्रांतिकारियों की बहुत बड़ी फौज के रूप में मिला, जिन्होंने, वो जानते थे कि हमें फांसी मिलेगी, वो जानते थे कि इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन फिर भी देशभक्ति का जज्बा इतना गहरा हो चुका था। और ये अकेला आर्य समाज नहीं था, उनके परिवार के अंदर आर्य समाज था। उनके परिवार में उनकी प्रेरणा देने वाले जो उनके पिता थे, उनके दादा थे, उनके भाई बंधु थे, वो सभी आर्य समाज से पूरी तरह अनुप्रेरित थे। उसी का परिणाम एक देशभक्तों की लंबी फौज के रूप में मिला देश को। थोड़ी-सी नेशनलिज़्म पे बात कर लेते हैं। आपके लिए नेशनलिज़्म होगा, वहाँ पर आपसे जब बात करेंगे तो उसमें आर्य समाज का किस तरीके से योगदान है, उस बारे में बात करेंगे। क्या कल्चरल नेशनलिज़्म, पॉलिटिकल नेशनलिज़्म सब डिफरेंट है या आपके लिए सब एक में ही आता है? भारत में हमें भेद करने की जो बुद्धि है उसका हम ज़्यादा प्रयोग नहीं करते। राष्ट्रवाद जो है सब कुछ संपोषित करता है, वो चाहे वो राजनीतिक माध्यम से आए या सांस्कृतिक माध्यम से आए। राष्ट्रवाद है कि हम सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल बाउंड्री की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें जो हमने जीवन बिताए हैं, हमारे पूर्वजों ने जीवन बिताए हैं, हमारी जो जीवन की जीने की विधि है, वो आइडेंटिटी बरकरार रहे। एक हमारी आइडेंटिटी हम खुद हैं, हमारा परिवार है, फिर जाति आपको दिखती है, फिर क्षेत्र दिखता है। लेकिन ये आइडेंटिटी जब तक विस्तारित नहीं होती है, तो आप एक उत्तर भारत का व्यक्ति दक्षिण भारत से कैसे जुड़ेगा? जब वो नाम भारत आएगा। तो राष्ट्रवाद जो हम कहते हैं कोलैबोरेटिव जो इफेक्ट होना चाहिए, मतलब 1857 का जो मेन फेलियर का कारण इसलिए माना जाता है कि कोलैबोरेशन नहीं है, राइट? मतलब आपसी अंडरस्टैंड हाँ, मतलब एब्रप्ट या हम कहते हैं कि रैंडम वे में कोई मूवमेंट को अगर आप चलाते हैं तो उसका दमन करना बहुत आसान होता है, और उसकी बहुत प्लानिंग करके, स्ट्रैटेजी करके और वृहद क्षेत्र में जब आप करते हैं तो वो सफल ज़्यादा होता है। तो कोलैबोरेशन का जो पूरा आप देखेंगे उसमें जो विचारधारा है वो राष्ट्रवाद है। तभी जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत के जुड़ रहे हैं। बाकी धार्मिक अवधारणा वेद आपको जोड़ रहा है, क्योंकि आप लोकल संस्कृति को देखेंगे तो फिर उसमें भेद दिखने लगता है। लेकिन वेद आएँगे, राष्ट्रवाद आएगा तो वो व्यक्तियों को जोड़ता है, कोलैबोरेशन को बढ़ाता है, और कुछ क्रांतिकारी अगर अंग्रेज से लड़ने जाएँगे तो उनका दमन बहुत आसानी से होगा। लेकिन एक संस्थान, एक इंस्टीट्यूशन जब लड़ेगा, तो कहीं वो पैसे की भी सहायता देगा, कहीं वो ज़मीन की भी सहायता देगा। अभी एक केस आया था, पाकिस्तान में एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, तो वहाँ पर जो पेपर निकल के आया उसमें पेपर में लिखा हुआ था आर्यादेबाग, ठीक है? अब ये पैतृक जो गाँव है वहाँ, मतलब संबंध जो है वो भगत सिंह के परिवार से वो जुड़ा हुआ था। तो यहाँ उनके जो अभी परिवार के सदस्य, उनको जब बुलाया गया, तो वहाँ पर सबने जो पढ़ा तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आया। लेकिन उनके मित्रगण में जो इतिहास के जानकार रहे, उन्होंने कहा कि ये आर्य समाज को इन्होंने अपनी ज़मीन दान दे दी थी। ठीक है? तो ये ज़मीन दान देना, पैसे इकट्ठा करना बिना इकोनॉमिक सपोर्ट के, बिना श्रम के, बिना लोगों के सपोर्ट के, और विश्वास, आप विश्वास कैसे बनाएँगे? कोई भी अंग्रेज़ों से जाके मिल जा रहा है, फूट डालो शासन करो का मुख्य आधार क्या है? कि एकता नहीं है। तो लड़ाई क्यों हो जा रही है? क्योंकि किसी को आर्थिक सहायता ये दे दे रहे हैं, किसी को ये राय बहादुर की उपाधि दे दे रहे हैं, किसी को कोई पद दे दे रहे हैं। तो यदि समाज इस तरह
गिर चुका है, जो बिक जा रहा है। तो विश्वास करना भी बहुत कठिन है कि कौन किसकी खबर दे दे। जो काकोरी कांड भी आप देखते हैं कि वो बाद में सब पकड़े गए, लेकिन वो एक कुछ वो चादर गिर जाता है, फिर चादर कहाँ से खरीदी गई वहां से, और वो सब बता देते हैं कि ये कौन-कौन थे। तो ये विश्वास कब बनेगा? जब एक मजबूत विचारधारा होगी, अडिग होगी, कि हम इसके लिए प्राण भी दे देंगे। तभी जाकर के वो विश्वास बनता है, तभी जाकर के वो कोलैबोरेशन बनता है, और तभी जाकर के आप एक बड़े आंदोलन के रूप में आप उसको छेड़ते हैं। तो इसलिए राष्ट्रवाद तो बीज है ही, लेकिन वो संस्थागत रूप से, जो सर ने भी कहा कि वो छिप कहाँ रहे थे, ये जो सपोर्ट सिस्टम है, बिना सपोर्ट सिस्टम के आप आंदोलन को इतने लंबे समय तक नहीं चला सकते। मोटा-मोटा आपने इस बात का जवाब दे दिया कहीं न कहीं कि आर्य समाज नेशनलिज़्म जुड़ा हुआ था। फिर भी अगर आपको और कुछ भी बताना देखिए, नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद जो भी कुछ है, वो सभी चीज़ों को समेट करके ही बनता है। सामाजिक बुराइयाँ इतनी अधिक हैं तो वो भी राष्ट्रवाद, आडंबर और अंधविश्वास बहुत अधिक हैं तो वो भी राष्ट्रवाद की ओर प्रेरणा नहीं करेंगे। अगर अशिक्षा है तो राष्ट्रवाद होने का कोई कारण ही नहीं रहेगा। इसलिए सारी चीज़ों को मिलाकर के ही राष्ट्रवाद को मजबूत किया जा सकता है, और आर्य समाज ने वो किया। ऋषिदान ने उस चीज़ के लिए प्रेरणा दी और उसके उनके शिष्यों ने वो सब चीज़ें की जिनके कारण से देश के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना प्रमुख हो सकी। नहीं तो सच्चाई यही है, अंग्रेज़ों ने हमारे इतिहास को बदल करके हमें ये कह कर के कि आप लोग तो बाहर से आए थे, हम भी बाहर से आए हैं, तो फिर देश में आपका अधिकार कैसे? जो इतिहास बदला गया कि आर्य लोग बाहर से आए थे, उसके पीछे का कारण अकेला ये था कि वो ये कह सकें कि देखो तुम भी बाहर के हो, हम भी बाहर के हैं, फिर देश तो अपना मिल के चलाते हैं चलो। तो इसलिए उन्होंने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी हमारे मूल को समाप्त करने की, चाहे हमारी भाषा को समाप्त किया, चाहे शिक्षा को समाप्त किया, चाहे हमारे इतिहास को बदल करके रख दिया, चाहे हमारे महापुरुषों को बदनाम करने के लिए जो नए-नए ग्रंथों की रचना हुई जिस प्रकार से हुई। लेकिन आज मैं धन्यवाद देता हूँ उन सभी महापुरुषों का जिन्होंने इन सब अवधारणाओं को पूरी तरह से निराधार बताते हुए और सही बातों को देश के सामने रखा, जिससे भारत का एक राष्ट्रवाद एक नई ऊर्जा के साथ मजबूत हुआ और परिणाम देश की आज़ादी के रूप में हमें मिल सका। तो आज हम उनका धन्यवाद भी करते हैं। 150वें साल आर्य समाज के इस समय हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आर्य समाज के 150 वर्ष पर हम उन सभी महानुभावों का आभार करेंगे, स्मरण करेंगे और याद करेंगे जिन्होंने अपने कुर्बानी दे कर के, धन दे कर के, बल दे कर के, तपस्या करके इस राष्ट्रवाद की अवधारणा को मजबूत करने के लिए काम किया। चलिए, हम लोगों ने नेशनलिज्म पे बहुत ज़्यादा बात कर ली। हम लोगों ने देख लिया कि आगे और कितना शेप दे सकता है आर्य समाज और उसकी सोच। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आर्य समाज से यंगस्टर्स, यूथ, आज का युवा कुछ सीख सकता है, तो वो क्या होगा? तर्क, तर्क। विज्ञान, जो भी चीज़ विज्ञान पर खरी उतरती है, वो सही है, बस। और जो विज्ञान से विपरीत है, उसको नहीं मानना चाहिए। आर्य समाज से बिल्कुल, आर्य समाज का बिल्कुल क्लियर कट सिंगल पॉइंटर है, और वो आप किसी भी जगह पे अप्लाई करके देख सकते हैं। चाहे वो अंधविश्वास के बारे में बात हो, आप करिए चर्चा, चाहे वो ज्योतिष के ऊपर बात हो, आज बहुत बड़ा ज्योतिष का एक बहुत बड़ा बाजार बन चुका है। ज्योतिष खुद अपनी भविष्य नहीं जानते हैं। कोई ज्योतिष आज तक ये नहीं बता सका कि अभी वहाँ बादल फटने वाले हैं। कोई ज्योतिष ये नहीं बता सके कि पहलगाम में दुर्घटना होने वाली है। कोई ज्योतिष ये नहीं बता सके एयर इंडिया के विमान की दुर्घटना होने वाली है। किसी को तो बताता, एक को तो बताता तेरी दुर्घटना होने तो घर बैठ जा भाई। बड़े-बड़े विज्ञापन दे करके टीवी में लाखों करोड़ों रुपयों को धन दे करके जो लोग ज्योतिष के रूप में आज एक बहुत बड़ा बाजार पैदा कर चुके हैं, उनमें से एक भी व्यक्ति ने भारत में होने वाली किसी भी दुर्घटना के बारे में किसी एक भी व्यक्ति को जागृत नहीं किया आज तक, जिसने ये कहा हो कि आज अगर उन्होंने ना बताया होता तो मैं भी आज दुर्घटनाग्रस्त हो चुका होता। फिर किस आधार पर उसको इतना बड़ा बनने दें? तो ये जो स्थितियां हैं, मुझे लगता है कि आर्य समाज की अवधारणा के बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर ये पहचानने की, जानने की क्षमता नहीं है कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो इसलिए नौजवान को आर्य समाज की इस रीति नीति से निकट रहना चाहिए, और नौजवान इस बात को पूरी तरह से सीख सकते हैं। आज जो उनके मन के हृदय को बदलने के जिस प्रकार के यत्न और प्रयत्न लगातार होते हैं, आर्य समाज उनकी हर स्थिति में उनको सपोर्ट, उनकी आर्य समाज की विचारधारा उसको पूरी तरह सपोर्ट करती है। मेरे पास भी कई बार बातें आ जाती हैं, भाई साहब अगर ऐसा होगा तो देख लीजिए हम ऐसा आपका कर देंगे, तो मैं बड़ा स्पष्ट हूँ कि तुम्हारी क्षमता से बाहर चीज़ें हैं, आप इस तरफ मत जाइए। नौजवान के लिए आर्य समाज का तर्क, आर्य समाज की विचारधारा, आर्य समाज के सिद्धांत पूरी तरह से अमृत तुल्य है। वो किसी भी रूप में उसको भटकने नहीं देगा, उसको गलत दिशा में जाने नहीं देगा, उसको धोखा देने नहीं देगा और उसको धोखा खाने नहीं देगा।
आर्य समाज के बीच में और राष्ट्र की चेतना के बीच में अगर मैं कहूँ कि गहरा संबंध है तो वो क्या है? आर्य समाज केवल और केवल राष्ट्र की उन्नति के लिए जो कार्य हैं, उनके ऊपर ही अपने आप को 150 सालों से फ़ोकस करता हुआ आया है और आज भी राष्ट्र के सामने जो मौजूदा समस्याएँ हैं, उनको देख कर के जिसका परिणाम घातक रूप में देश को मिल सकता है, उनके ऊपर कार्य कर रहा है। तो मैं समझता हूँ यही आर्य समाज का नेशनलिज़्म का वर्तमान स्वरूप है। चाहे वो जनसंख्या का असमान वितरण हो देश के अंदर, चाहे वो हिंदू परिवारों की जनसंख्या यानी हिंदू परिवारों में संतानों का ना पैदा हो पाना या उसके प्रति रुचि ना होना या एक संतान का होना, चाइल्डलेस फैमिली, चाइल्डलेस इंडिया की जो अवधारणाएँ पैदा की जा रही हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाना। चाहे वो अभी अगर मैं कहूँ तो नशा एक बहुत बड़ी समस्या पूरे समाज की बन चुका है। किसी एक व्यक्ति की, 2 व्यक्ति की नहीं मैं कहूँगा नशा, तो आर्य समाज इन सभी चीज़ों के लिए पूरी तरह से काम कर रहा है क्योंकि आने वाले समय में यही देश की पॉलिटिक्स को और यही देश के अस्तित्व को पूरी तरह से प्रभावित करने के कारक बनेंगे। आपसे अगर मैं पूछूं कि भारत आने वाले समय में किन कल्चरल, सांस्कृतिक और जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस को फेस करेगा या उसे करना पड़ सकता है, तो वो कौन से होंगे? चैलेंजेस तो उसके सामने दिख ही रहे हैं। युवाओं का संदर्भ में अगर मैं बताऊं तो 2-3 अवधारणाएं हैं जो बैठ चुकी हैं। पहला है योलो, कहते हैं यू ओनली लिव वंस, एक ही जीवन है तो पूरा अनुभव ले लो। गलत सही नहीं है, एक ही जीवन मिला है, सब कुछ कर लो, ठीक है। दूसरा है चीप क्रेडिट, कहते हैं बहुत आसानी से जो जीरो कॉस्ट ईएमआई पे पैसे मिलते हैं, तो उसका जो कंज्यूमरिज्म है, मार्केट फोर्सेस को और ज़्यादा आप सपोर्ट करते हो, ठीक है। और तीसरा है जो इंद्रिय दोष हम कहते हैं कि हमारे पूरे शास्त्रों में हमें दिखाई देता है कि एक गुरुकुल से निकला हुआ विद्यार्थी या एक युवा अगर इंद्रिय जय नहीं है, अपने सेंसेस को उसने कंट्रोल नहीं किया है, तो उसे कोई भी कंट्रोल कर लेगा। तो जो सोशल मीडिया हम कह ले या फिर जो भी आदतें हैं, तो वो कह तो रहा है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम स्वतंत्र हैं, लेकिन वो अपनी आदतों का ही गुलाम बना है। तो जितनी भी आदतों का आप गुलाम बने हैं, उसका जो स्रोत है, उसका जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, वो भारत के बाहर के लोग हैं। आप ध्यान से देखेंगे कि ये चीज फ्री क्यों है, राइट। तो जो आज की समस्या यदि आप कहेंगे तो एक तो है मेटाफिजिक्स का बदलना, जीवन कर्म आधारित नहीं होना, जीवन सिद्धांत आधारित नहीं होना, जीवन में मर्यादा नहीं होना कि किस चीज को कहां तक नहीं करना है, एनफ इज एनफ। तो बिना मूल्यों के जीवन जीना, ये जो आप देखते हैं, बाकी सारे जो है वो इन्हीं लूप होल्स का फायदा उठाते हैं। आप उसको कुछ भी नाम दे दें कि वो LGBTQ है, वो जेंडर का जो पूरा कहानी है, मेल और फीमेल है, फेमिनिज्म है, पूरा लिस्ट है, लेकिन उसमें मूल क्या है कि स्वयं बोध नहीं है, इसलिए शत्रु बोध भी नहीं है। आप क्या है वो पता नहीं है, आपके माता पिता इतने सक्षम कैसे हुए या उनके माता पिता इतने सक्षम कैसे थे, किन मूल्यों पे उन्होंने जीवन जिया, कैसे संतोषपूर्वक उन्होंने जीवन जिया, तो वो उसका अभाव ही शत्रुबोध का भी अभाव है। तो आज की मूल समस्या यूथ की तो यही है। चलिए, हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए, नेशनलिज्म पे बात की हमने, किस तरीके से आर्य समाज भारत को एक शेप दे रहा है, देता आया है, ब्रिटिश एरा की हमने बात की। तो अगर ये जो बातचीत हुई है आज, अगर ये आपको सोचने पर मजबूर करती है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपके सारे फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन खुला है, अपना कमेंट्स में फीडबैक दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा इन वीडियोस को, और बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आर्य समाज और आज के भारत के बीच क्या कनेक्शन आप देखते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, और याद रखिए कि भारत सिर्फ एक नेशन नहीं है, वो एक विचार है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्ते।